हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 स्टैंडर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 के बारे में, दैट इज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यार इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रॉपिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको दे रखा है दैट इज़ द ईएम वेव्स। ईएम वेव्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ना देखो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर आपको बिहेवियर डिस्क्राइब करना है तो आप 4 लॉज की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहला लॉ होता है दैट इज़ द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नोट कर रहे हैं। ये क्या बोलता है, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज़ द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, नाउ ये क्या बोलता है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज ऑकर इन पेयर। यानी ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपका मैग्नेटिक पोल होता है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है ना, सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, नाउ देखो फैराडे लॉ क्या बोलता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। है ना, आपका फैराडे लॉ क्या करता है, ये रिलेशन देता है बिटवीन योर ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ना देखो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ना देखो यहाँ पे आपको नीचे क्या दे रखा है, द सेट ऑफ 4 इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द अबव 4 लॉज इज कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। यानी इन मतलब ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन है ना जो कि इन सारे लॉज को डिस्क्राइब करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है ना, उसको समझने के लिए कंसिडर करते हैं हमारे पास एक चार्ज है जो कि क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, नाउ एज अ रिजल्ट होगा क्या कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये सुनो। अच्छा, ना देखो अगर वो जो चार्ज था है ना, अगर वो ऑसिलेशन करने के साथ साथ अगर वो एक्सेलरेट करने लगे, राइट, अगर वो एक्सेलरेट करने लगेगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो वेव प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, नाउ देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, नाउ इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है दैट इज़ द नेचर। यानी ईएम वेव का नेचर कैसा होता है कि ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, नाउ ट्रांसवर्स वेव है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक से आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है ना, बोलता है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ई क्रॉस बी है ना गिव्स द डायरेक्शन इन विच द ईएम वेव्स ट्रैवल। यानी जो भी आपका ईएम वेव्स होता है ना, वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करके मिलेगा। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। अब देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है रिलेटेड टू वेरिएशन। ना वेरिएशन कैसे होता है, देखो ध्यान से कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपस में साइनोसॉइडली क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ना देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज़ द प्रोडक्शन। ना देखो ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब भी आपका चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर वो एक्सेलरेट करने लगता है तो उस केस में आपका ईएम वेव क्या होता है, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रखा है दैट इज़ द ट्रैवल। ठीक है, किस तरीके से ईएम वेव ट्रैवल करता है, ईएम वेव कैन ट्रैवल थ्रू फ्री स्पेस एज वेल एज थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी आपका जो ईएम वेव है ये कहीं पे भी क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। आ रही है बात समझ, ऑल राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्पीड है ना, देखो ध्यान से, ईएम वेव का जो स्पीड होता है उसका एक फॉर्मूला होता है ना, दैट इज सी इज इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और इसका यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके आता है, कितना आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू देखो ध्यान से क्या दे रखा है, इन फ्री स्पेस ईएम वेव ट्रैवल विथ वेलोसिटी c इक्वल टू दैट ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। यानी जो आपका ईएम वेव है ना, वो फ्री स्पेस के अंदर किसकी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में आपको दे रखा है कि मान लो आप अगर किसी ईएम वेव का वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, तो वो आप इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ Vm इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू μ0। ठीक है, आप ये देख सकते हो ऑल राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज़ द प्रिंसिपल। नाउ ईएम वेव जो होता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करता है, ओबे करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
सिमिलरली नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रखा है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। यानी यार इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी आपका रेशियो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज़ ई नॉट अपॉन में जो बी नॉट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम एम्पलीट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालोगे तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी आपका सी के इक्वल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ना देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, दैट इज़ द वेक्टर, है ना। वेक्टर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, है ना। इसीलिए आपका जो ई वेक्टर है राइट वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं के लिए आपका ऑप्टिकल इफेक्ट शो करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है इसमें आपका प्रोपोर्शनल, है ना। ध्यान दो, ये क्या बोलता है कि जो आपका इंटेंसिटी होता है किसी भी वेव का, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे फॉर्मूलेज में दे रखा है, पहला वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में दे रखा है ना, जो कि उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है, और सेकेंड वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में दे रखा है। ठीक है, वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज़ एनर्जी, है ना। अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो आपका एनर्जी होता है ईएम वेव का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑल राइट, तो इस तरीके से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ना ये क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ईएम स्पेक्ट्रम, यानी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ना देखो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ ना, जब भी आप जितने भी ईएम वेव्स हैं राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो गैमा रे, एक्स रे, यूवी रे, राइट, इस तरीके से जितने भी ईएम वेव्स हैं जब आप उनको डिस्टिंक्ट ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो उस वहाँ पे क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है राइट। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आज ये बात समझ में, ठीक है, ऑल राइट। ना यहाँ पे देखो दो टर्म्स आपको दे रखे हैं, है ना। सबसे पहला क्या है, नोटेशन यूज़ फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, और सेकंड है आपका नोटेशन यूज़ फॉर स्मॉलर वेवलेंथ। ना देखो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स है ना, कुछ नोटेशंस याद रखने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहला है 1 किलो हर्ट्स, है ना। 1 किलो हर्ट्स को आप 10⁻³ हर्ट्स लिख सकते हो ना, यानी 1000 हर्ट्ज लिख सकते हो। और नेक्स्ट है आपका 1 मेगा हर्ट्स। 1 मेगा हर्ट्स को आप 10⁻6 हर्ट्ज लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और 1 गीगाहर्ट्ज़, 1 गीगाहर्ट्ज़ को आप 10⁻9 हर्ट्ज़ लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपको वेवलेंथ का दे रखा है, यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻6 होता है। 1 एम्स्ट्रॉम जो होता है राइट, तो आपका 10⁻10 होता है मीटर्स में, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका 1 नैनोमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको दे रखा है ये सारे आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ टाइप्स दे रखे हैं, ईएम वेव्स के टाइप दे रखे हैं ना। टोटल यहाँ पे 7 टाइप दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है, गैमा रे, नेक्स्ट है आपका एक्स रे, है ना। फिर क्या दे रखा है आपको, अल्ट्रावायलेट रेस, और नेक्स्ट है आपका विजिबल लाइट, राइट, विजिबल लाइट। और फिर आगे आपका इंफ्रारेड रेडिएशन, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, और लास्ट में आता है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इस तरीके से 7 टाइप्स आपको याद रखना है, ठीक है। इसको रिमेंबर याद रखने का एक निमोनिक है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसा है, इट इज़ द रेडियो वेव से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दो। रेडियो वेव को हम बोल रहे हैं रिमेंबर, राइट। रिमेंबर मी मतलब माइक्रोवेव, है ना। आई मतलब इंफ्रारेड, और विजिटेड, ठीक है। विजिबल लाइट का क्या हो गया, विजिटेड, है ना। यूवी वेव का योर, ठीक है, योर। एक्स मतलब एक्स, और गैमा रे मतलब गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैसे, रिमेंबर मी आई विजिटेड योर एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए इसको 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्जेस इन अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। जो भी आपका कंडक्टिंग वायर है उसमें अगर चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं तो आपका रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। और देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि उनका जो वेवलेंथ होता है काफ़ी लॉन्ग होता है। काफ़ी लॉन्ग मतलब कहाँ से कहाँ रेंज करता है, फ्यू सेंटीमीटर से लेके फ्यू 100 किलोमीटर्स तक रेंज करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ
AM बैंड जो होता है ना, जो कि आपका 530 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1710 किलो हर्ट्ज तक रेंज करता है। सिमिलरली अगर आप बात करो टीवी ट्रांसमिशन में, है ना, जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, दैट इज़ 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 890 मेगाहर्ट्ज तक होता है। वाइल आपका जो FM रेडियो में होता है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होता है ना, कहाँ से कहाँ होता है आपका, दैट इज़ 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, ये सारे नंबर्स आपको एक डेटा के लिए दे रखे हैं ना, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ लिसन केयरफुल। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ यूजेस दे रखे हैं। सबसे पहला यूज़ क्या है कि आपका रेडियो वेव्स कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, दैट इज़ फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, रेडियो वेव्स यूज़ कर सकते हो। सेकंड दे रखा है आपका, दैट इज़ फॉर ब्रॉडकास्टिंग, है ना, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या फिर ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल, राइट। तो वहाँ पर भी आप क्या करते हो, रेडियो वेव्स का यूज़ करते हो। और थर्ड आपको क्या दे रखा है, दैट इज़ द सेलुलर फोन्स, है ना, यूज़ रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यानी फ़ोन्स में भी क्या कर रहे हो आप, अल्टीमेटली रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड दे रखा है, दैट इज़ द माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, ध्यान दो कि माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय द ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, एंड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये दोनों की मदद से आप माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस कर सकते हो ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या दे रखी हैं कि दे हीट सर्टन सब्सटेंस ऑन विच दे आर इंसिडेंट, यानी माइक्रोवेव्स को आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर आप डालोगे तो वो उस सब्सटेंस को क्या कर देगी, हीट कर देगी। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। नाउ सेकंड क्या दे रखा है, दे कैन बी डिटेक्टेड बाय क्रिस्टल डिटेक्टर। आप क्रिस्टल डिटेक्टर की मदद से माइक्रोवेव्स को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। यहाँ पर कुछ यूजेस दे रखे हैं। सबसे पहला यूज़ क्या है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीवी सिग्नल, ना, टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आप माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो। सेकंड क्या है आपका, यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको टेलीफोन कम्युनिकेशन करना है, वंस अगेन आप माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड आपको क्या दे रखा है, माइक्रोवेव ओवन आर यूज़ फॉर कुकिंग, है ना। आपने देखा होगा कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है ना, वहाँ पर माइक्रोवेव्स का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका यूज़ इन रेडार सिस्टम फॉर द लोकेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन लाइक शेप एरोप्लेन एक्सेट्रा, है ना। आप बेसिकली रेडार सिस्टम में भी माइक्रोवेव का यूज़ करते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट यूज़ दे रखा है, दैट इज़ दे आर यूज इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, है ना। एटॉमिक और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को भी यूज़ करने, मतलब स्टडी करने के लिए आप क्या करते हो, माइक्रोवेव का यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हो। सो यार नेक्स्ट आपको दे रखा है, दैट इज़ द इंफ्रारेड वेव्स, है ना। ये क्या होती है, ध्यान दो, ऑल हॉट बॉडीज आर द सोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड रेज। अबाउट 60% ऑफ द सोलर रेडिएशन आर इंफ्रारेड, यानी जो भी आपके सन से, है ना, रेडिएशन आ रही है, राइट, उसमें 60% रेडिएशन कैसी है आपकी, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, राइट, तो व्हेन इंफ्रारेड रेज आर इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट गेट हीटेड, यानी ये भी सिमिलर है आपका माइक्रोवेव की तरह कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इसको, है ना, डालोगे, अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हीट हो जाएगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या दे रखा है, दिस रेज आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय द ग्लास, यानी ग्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो क्या कर सकता है, इंफ्रारेड रेज जो होती है ना, इसको ग्लास जो है एब्जॉर्ब कर लेता है ना, बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर लेता है। और थर्ड आपको दे रखा है, दैट इज़ दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिक कॉलम्स ऑफ फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड कवर, यानी ये ना, देखो ध्यान से, ये जो होती है ना, ये पेनिट्रेट कर जाती है ना, फॉग में से आपका हो गया, क्लाउड में से, ये सब क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना यूजेस की अगर हम बात करें तो इसको आप रिमोट सेंसिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप डायग्नोज करने के लिए फॉर सुपरफिशियल ट्यूमर्स एंड वेरिकोस वेन्स के लिए, है ना, वहाँ पे आप उसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यूज टू क्योर इन्फेंटाइल पैरालिसिस, ठीक है, एंड टू ट्रीट स्प्रेन, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हो ना, इसमें भी आप क्या यूज़ कर रहे हो, इंफ्रारेड रेज यूज़ कर रहे हो। अच्छा, फोर्थ क्या दे रखा है, दे आर यूज इन सोलार वाटर हीटर एंड कुकर। ठीक है, आपने सुना होगा सोलार कुकर, सोलार वाटर हीटर, है ना, ये चीज़, वहाँ पर भी आप इंफ्रारेड रेज यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है आपका, special infrared photographs of the body called thermograms can reveal disease organ because this part radiate less heat than the healthy organ। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, इंफ्रारेड रेज यूज़ कर रहे हो।
नेक्स्ट क्या है आपका, दैट इज़ इंफ्रा बाइनोक्यूलर एंड थर्मल इमेजिंग कैमरास आर यूज इन मिलिट्री एप्लीकेशन फॉर नाइट विजन, यानी रात के समय में है ना मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए आप इंफ्रारेड बाइनोक्यूलर और थर्मल इमेजिंग कैमरास क्या कर रहे हो, यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है यहाँ तक, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या आपका 7 पॉइंट क्या बोलता है, दैट इज़ यूज टू कीप 7 पॉइंट क्या बोलता है, यूज टू कीप ग्रीन हाउस वार्म, है ना, ग्रीन हाउस जो होती है उसको वार्म करने के लिए भी आप इंफ्रारेड रेज यूज़ करते हो। और लास्ट वाला यूज़ क्या दे रखा है, यूज़ इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो फोर्थ वाला आता है दैट इज़ योर विजिबल लाइट। ठीक है ना, ये क्या बोलता है कि दिस वेव्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आइज, है ना, एंड दिस वेवलेंथ रेंज इज कॉल्ड विजिबल लाइट। ना देखो ध्यान से, जो भी आपका ह्यूमन आई होता है ना वो बेसिकली विजिबल लाइट को ही देख पाता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, उसमें से खाली विजिबल लाइट ये जो रीजन होता है इसको हमारा ह्यूमन आई डिटेक्ट कर पाता है, पर बाकी सबको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ ये इसके रेंज को यहाँ पे आपको टेबल के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, जिसको हम विबग्योर कलर बोलते हैं। अरे बात सुन में, ऑल राइट। मतलब यहाँ पे उसका कुछ प्रॉपर्टी दे रखा है, क्या दे रखा है, डिफरेंट वेवलेंथ, हाँ यहाँ पे टेबल में दे रखा है। नेक्स्ट क्या बोलता है, विजिबल लाइट एमिट और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज ऑब्जेक्ट एंड हेंस अबाउट द सराउंडिंग। यानी विजिबल लाइट क्या करती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, टकराने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आइज तक आएंगी, है ना, और फिर हमें समझ में आएगा अच्छा ये ऑब्जेक्ट क्या है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मालूम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कि विजिबल लाइट कैसे काम करता है समझ में आया, ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज़ द अल्ट्रा वायलेट रेज। नो, ये क्या होता है, दे कैन बी प्रोड्यूस बाय द मर्क्यूरी वेपर लैम्प, इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड कार्बन आर्क लैम्प। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, राइट। यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या दे रखा है कि दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट इन सर्टेन मटेरियल सच एज फॉस्फरस, है ना, यानी ये कुछ मटेरियल को क्या कर सकते हैं, ग्लो करा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, दे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्हीं की वजह से कॉज होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका, दे कैनॉट पास थ्रू ग्लास बट पास थ्रू क्वार्ट्ज, फ्लोराइड्स, रॉक सॉल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये मतलब ग्लास से पास नहीं कर सकती, लेकिन आपके क्वार्ट्ज से, रॉक सॉल्ट से, है ना, इनके थ्रू क्या कर सकती, पास कर सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखा है, दे पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेसाइजिंग विटामिन डी व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू देम, है ना, यानी इसलिए हमें सुबह के टाइम पे कहा जाता है कि सुबह के टाइम पे धूप लो, है ना, वहाँ पे अपने को विटामिन डी मिलता है, क्योंकि सन से जो आपकी यूवी रेज आती है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ यूजेस दे रखे हैं ना। सबसे पहला यूज़ क्या दे रखा है कि अल्ट्रा वायलेट रेज डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, जर्म्स और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि दे आर यूज इन अलार्म एंड सिक्योरिटी सिस्टम और अलार्म्स में इसको यूज़ करते हैं, यूज टू डिस्टिंग्विश द रियल एंड फेक जर्म्स। ठीक है, आपको अगर फेक और रियल जर्म को आइडेंटिफाई करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। नेक्स्ट क्या आपका, यूज इन एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यूज टू डिटेक्ट फॉर्जरी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे इसी में नेक्स्ट टाइप का ईएम वेव आता है, दैट इज़ जो एक्सरे, है ना। एक्सरे क्या होता है, ध्यान दो। एक्सरे को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं रॉन्जेंस रे, है ना। दे आर प्रोड्यूस व्हेन द कैथोड रे आर स्टॉप बाय एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, जब भी आपका कैथोड रे स्टॉप हो जाता है किसी ऑब्स्टिकल से, है ना, किसी भी ऑब्स्टिकल से, तो वहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके भी प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर हाई एनर्जी ईएम वेव, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, राइट। अच्छा नेक्स्ट, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते, राइट। अच्छा थर्ड क्या बोलता है, एक्सरे आयोनाइजेस द गैसेस थ्रू विच दे पास, यानी अगर गैस के अंदर से पास करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे लोग, आयोनाइज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। नेक्स्ट क्या बोलता है, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, है ना, मतलब काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है ना।
सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दे ओवरडोज कैन किल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओवरडोज टिश्यू एंड हेंस आर हार्मफुल। यानी एक्सरे जो होती है आपके लिए क्या होती है, बहुत ही हार्मफुल होती है। इन शॉर्ट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यूजेस क्या दे रखा है कि यूजफुल इन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की स्टडी के लिए है ना, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए यूजफुल होता है। कि आगे क्या बोलता है, एक्सरे फोटोग्राफ्स आर यूजफुल टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर्स, एक्सरे हैव मेनी मेडिकल यूजेस सच एज सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में भी हम लोग यूज़ करते हैं, बोन फ्रैक्चर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सरे आर यूजफुल टू डिटेक्ट फ्लॉस और क्रैक इन अ मेटल, मेटल के अंदर अगर कोई क्रैक है तो हम एक्सरे यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज दे आर यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, ओपियम एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या करते हो, एक्सरे का यूज़ करते हो। सो नेक्स्ट आता है दैट इज जो गैमा रेज है ना, गैमा रेज क्या होती हैं, गैमा रेज आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट सच एज यूरेनियम, रेडियम एक्सेट्रा। यहाँ पर उसके कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, दे आर द हाईएस्ट एनर्जी ईएम वेव्स है ना, यानी ये सारी ईएम वेव्स में से है ना, इनकी एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग है ना, ये बेसिकली काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। दे हैव स्मॉल आयनाइजिंग पावर, ठीक है, इनका जो आयनाइजिंग पावर होता है बहुत ही लेस होता है। दे किल लिविंग सेल, लिविंग सेल्स को ये किल कर सकती है, ठीक है। अगर लिविंग सेल के अंदर इसको आप पेनिट्रेट करने की कोशिश करोगे तो इस लिविंग सेल को क्या कर देगी, किल कर देगी, ठीक है। यहाँ तक और ना अगर हम यूजेस की बात करें, देखो सबसे पहला यूज़ क्या दे रखा है, यूज़ एज इंसेक्टिसाइड डिसइंफेक्शन फॉर वीट एंड फ्लावर, ठीक है। आप बेसिकली वीट और फ्लावर को है ना डिसइंफेक्ट करने के लिए है ना एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यूज़ फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम गैमा रेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट, कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम एज अ रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, दैट इज दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ना, गैमा रेज की मदद से प्रोड्यूस होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सर नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज़ द प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है ना। जो भी आपका ईएम वेव आपका अर्थ के अक्रॉस क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, राइट। तो वहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर्स क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर जो होते हैं क्या करते हैं, उसको ईएम वेव को प्रोपोगेट करने नहीं देते हैं, ठीक है। कौन कौन से लेयर्स होते हैं, सबसे पहला लेयर होता है आपका दैट इज़ योर ट्रोपोस्फियर, ठीक है। जिस सेकंड क्या होता है, स्ट्रैटोस्फियर, थर्ड नंबर पे क्या है आपका मेसोस्फियर, उसके बाद क्या आता है थर्मोस्फियर, और लास्ट में क्या आता है आपका दैट इज़ योर एक्सोस्फियर, ठीक है। ये 5 लेयर आपको इस तरीके से याद रखनी है। ना देखो अगर आप सेकंड डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव दे रखा है, ठीक है ना। ईएम वेव जो है ना 3 तरीके से प्रोपोगेट कर सकती है ना। आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज जो सरफेस वेव प्रोपोगेशन, सेकंड होता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन, और थर्ड होता है आपका स्काई वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। और सबसे पहला सरफेस वेव प्रोपोगेशन जो होता है उसको हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं ना। देखो ये होता क्या है कि अ रेडियो वेव फ्रॉम अ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोपोगेट्स नियर द अर्थ सरफेस टू रीच द रिसीविंग एंटीना इज कॉल्ड सरफेस वेव, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर ना, देखो ये रहा आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है ना, यहाँ पे आपका यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या आपका ट्रांसमीटर है, और यहाँ पर है आपका रिसीविंग एंटीना, यानी आपका यहाँ पे क्या है रिसीवर, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। और देखो ट्रांसमीटर से क्या हो रहा है, रेडियो वेव्स आपकी ट्रांसमिट हो रही है ना। तो ऐसी रेडियो वेव्स जो कि ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो रही है ना, और जो कि अर्थ के सरफेस के नियर है ना, अर्थ के सरफेस के एकदम नियर में है ना, उसको और रिसीवर की तरफ जा रही है, उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। यहाँ पे आप एरो से देख सकते हो है ना। ऑल राइट। ना देखो सेकंड टाइप की क्या है आपकी स्पेस वेव है ना। स्पेस वेव क्या होती है कि ऐसी वेव, रेडियो वेव्स जो कि रीच करती है कहाँ पर, रिसीवर पे फ्रॉम ट्रांसमीटर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली है ना, यानी आपका स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाए आपका रीच कर जाए, या फिर आपका रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, या फिर ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके हो, या फिर सैटेलाइट के थ्रू हो है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस वेव बोलेंगे। यानी यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें, देखो ध्यान से, तो ये रहा आपका ट्रांसमीटर है ना, और ये रहा रिसीवर। अब देखो ध्यान से, या तो स्ट्रेट लाइन में, राइट, ये देखो ध्यान से, जो आपका स्ट्रेट लाइन है ना, डायरेक्टली जा रहा है, राइट, तो इसको स्पेस वेव बोल सकते हो। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो आपके अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है ना, दिख रहा है आपको। अच्छा, ना थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका सैटेलाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, राइट। तो ये तीनों भी केस में जो वेव है आपकी कौन सी है, स्पेस वेव है, राइट। ओके,
और लास्ट टाइप का प्रोपोगेशन में है ना, वो क्या होता है आपका स्काई वेव प्रोपोगेशन। इसमें आपका स्काई वेव क्या होता है, दैट इज़ अ रेडियो वेव विच रीचेज अ रिसीवर फ्रॉम अ ट्रांसमीटर आफ्टर रिफ्लेक्शन इन आइनोस्फीयर, है ना, वहाँ से उसको हम क्या बोलेंगे, आपका स्काई वेव बोलेंगे। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आइनोस्फीयर दे रखा है ना। ट्रांसमीटर से जो वेव है ना, आइनोस्फीयर में रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। आइनोस्फीयर की मदद से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पे आएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका स्काई वेव बोलेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। ना ये क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ अ डिवाइस और सेटअप यूज इन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कभी भी किसी इन्फॉर्मेशन को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है, तो आप किसकी मदद से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसमीटर, सेकेंड होता है कम्युनिकेशन चैनल और थर्ड होता है आपका रिसीवर। ना देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम में एक उसका ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है ना, वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को। फिर वहाँ पे एक क्या आपका चैनल है ना, और वो रिसीव सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है और फिर वो रिसीवर को सेंड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। तो ये बेसिक एलिमेंट्स को याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो, आगे क्या दे रखा है कि देर आर 2 बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। ना देखो ध्यान से, अपार्ट फ्रॉम एलिमेंट्स यहाँ पर 2 बेसिक मोड्स होते हैं, है ना, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में। पहला हो सकता है आपका पॉइंट टू पॉइंट, है ना, और दूसरा क्या हो सकता है आपका ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, आपका सिंगल ट्रांसमीटर होता है और सिंगल रिसीवर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया टेलीफोन में, ठीक है। टेलीफोन में क्या होता है ना, आप एक ही जगह से बात कर रहे हो और एक ही जगह से दूसरी जगह से रिसीव कर रहे हो, राइट। अच्छा, वेल ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि आपका सिंगल ट्रांसमीटर होता है लेकिन आपके मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं, राइट। जैसे कि आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, है ना। इसमें क्या होता है कि आपका जो चैनल है ना, ब्रॉडकास्टिंग एक ही जगह से होता है, टेलीकास्ट होता है, लेकिन वो मल्टीपल जगह वहाँ पर रिसीव होता है ना। आप लोग अपने अपने घर में डिफरेंट घर में आप मतलब टेलीविज़न यूज़ कर पाते हो, है कि नहीं। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है, दैट इज़ द टर्म्स यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टर्म क्या आपका सिग्नल। ना देखो, सिग्नल क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म दैट इज सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड अ सिग्नल, है ना। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या कर पा रहे हो, कन्वर्ट कर पा रहे हो, है ना, और उसको आप ट्रांसमिट करते हो, है ना, ट्रांसफ़र करते हो, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। ना देखो, सिग्नल 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो आपका एनालॉग हो सकता है या तो आपका डिजिटल हो सकता है, ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान दो, एनालॉग सिग्नल जो होता है कंटिन्यूसली वेरी करते रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, कंटिन्यूसली वेरी करता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, है ना। अच्छा, और डिजिटल सिग्नल जो होता है, इसके पास खाली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ होते हैं, ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दैट इज़ जो +5 और 0 होता है ना, आप ये देख सकते हो। ना देखो, सेकंड टर्म दे रखा है ट्रांसमीटर। ना देखो, ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स द सिग्नल प्रोड्यूस बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन, है ना। यानी जो भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, उसको वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, है ना, एक सूटेबल फॉर्म में, ताकि आप उसको क्या कर सको, ट्रांसमिट कर सको, है ना। और ट्रांसमीटर जो है क्या करता है, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। आगे देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट टर्म दे रखा है, दैट इज योर ट्रांसड्यूसर। ना देखो, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है ना, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जो आपका माइक्रोफोन होता है, वो साउंड एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो, रिसीवर क्या करता है, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज सिग्नल, है ना, एट द चैनल आउटपुट। यानी ये जो चैनल आउटपुट होता है आपका, है ना, वहाँ से इसका काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट। नेक्स्ट है आपका नॉइज़। देखो, नॉइज़ क्या होता है, अ रैंडम अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज़, है ना। जब भी आप सिग्नल ट्रांसमिट करते हो तो उसके अंदर रैंडमली कुछ, है ना, नॉइज़ सिग्नल, जो अनवांटेड सिग्नल जो है क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ऑल राइट।
ना देखो नेक्स्ट टर्म आपका है दैट इज योर एटेन्यूएशन। ना देखो एटेन्यूएशन क्या होता है, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल व्हाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू अ चैनल इज नोन एज एटेन्यूएशन। यानी जब भी आपका सिग्नल ट्रैवल करता है ना, तो जो भी उसका स्ट्रेंथ में लॉस हो जाता है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन बोलते हैं, राइट। ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। अब देखो नेक्स्ट होता है एम्पलीफिकेशन, है ना। एम्पलीफिकेशन क्या होता है, एम्पलीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल यूजिंग अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, और उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर, ठीक है ना। यानी इसमें आप क्या करते हो कि आप जो आपका सिग्नल है ना, उसका बेसिकली स्ट्रेंथ को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, राइट, रेज करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन, राइट। अच्छा ना देखो नेक्स्ट होता है रेंज। ना देखो रेंज क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन अप टू विच सिग्नल कैन बी रिसीव विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड रेंज। यानी जो भी आपका सोर्स है, यानी जो भी आपका ट्रांसमीटर है, राइट, तो वहाँ से लेके जो भी आपका रिसीवर है ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, जहाँ तक आपका वो सिग्नल जो है ना, प्रॉपर तरीके से है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के, सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ क्या हो रहा है, रिसीव हो पा रहा है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, राइट। अच्छा देखो नेक्स्ट आता है आपका बैंडविड्थ। नाउ बैंडविड्थ क्या होता है, द बैंडविड्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच इट ऑपरेट एफिशिएंटली। अब देखो बैंडविड्थ का सिंपल मतलब ये हुआ कि वो कौन से फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए है ना, वो एफिशिएंटली क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उसका बैंडविड्थ बोलेंगे, राइट। अच्छा नेक्स्ट आता है आपका मॉड्यूलेशन। देखो मॉड्यूलेशन क्या होता है, अ सिग्नल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर लो फ्रीक्वेंसी एंड कैनॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो भी आपका सिग्नल होता है ना, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू द लार्ज डिस्टेंस, है ना, इट इज सुपर इम्पोज ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव कॉल्ड एज कैरियर वेव एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं ना, तो उनको ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग उसको है ना सुपर इम्पोज करते हैं ना, उसके साथ उसको मिक्स कर देते हैं, राइट। जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हम क्या बोलते हैं, कैरियर वेव बोलते हैं ना, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका मॉड्यूलेशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, राइट। तो आप अगर अपने घर से स्कूल जाएंगे, अगर आप पैदल जाओगे है ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। अच्छा तो आप सेकंड ऑप्शन क्या है, आप क्या कर सकते हो कि आपने कोई व्हीकल के थ्रू क्या कर लिया, अपने आप को व्हीकल के साथ है ना ज्वाइन कर लिया, है ना, आप उसके अंदर बैठ गए और व्हीकल की मदद से है ना आप वहाँ पे क्या हो गए, पहुँच गए, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, है ना, मॉड्यूलेशन, ठीक है यहाँ तक, ऑल राइट। ना देखो नेक्स्ट होता है डीमॉड्यूलेशन। ये क्या होता है, इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग the signal from modulated wave is called demodulation. It is the reverse process of modulation. नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज रिपीटर्स। ना देखो रिपीटर्स क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। द रिसीवर रिसीव्स द सिग्नल एंड द ट्रांसमीटर एम्पलीफाई इट एंड ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट रिपीटर। द रिपीटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। दिस आर शोन इन द फिगर 13.8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो भी आपके है ना, आपने यहाँ अपने घर के यहाँ देखा होगा, ये इसको हम रिपीटर्स बोलते हैं, राइट। इसके पास दो चीज़ें होती हैं, है ना, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, दोनों होता है, राइट, है ना। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो रेंज होता है ना कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखो आगे आपको दे रखा है मॉड्यूलेशन, है ना, जिसको हमें डिटेल में समझना है ना। अभी हमने बात किया था मॉड्यूलेशन के बारे में। और देखो मॉड्यूलेशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला एम्पलीट्यूड की मदद से, जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। सेकंड आपका फ्रीक्वेंसी की मदद से, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और थर्ड होता है फेस की मदद से, जिसको हम फेस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और देखो हमने क्या बोला था कि जो भी आपका वेव होता है ना, कैरियर वेव, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, राइट। और जो आपका सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो होता है, ठीक है यहाँ तक, ऑल राइट। तो मान लेते हैं जो पहला वाला डायग्राम है, ए वाला है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कैरियर वेव है। आपका बी वाला डायग्राम क्या है, वो आपका सिग्नल है, राइट। अब इन दोनों को हमें सुपर इम्पोज करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहला तरीका है कि हम उसका एम्पलीट्यूड क्या कर दें, मॉड्यूलेट कर दें, है ना, मॉडिफाई कर दें, राइट। तो यहाँ पे सी वाला डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपने मॉड्यूलेशन में कैसे
सी वाले डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दिया ना, मॉडिफाई कर दिया, राइट। अच्छा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। यहाँ पे AM से डिनोट कर रखा है, राइट। अच्छा, अगर डी वाले को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर उसने फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रखा है ना। फ्रीक्वेंसी यहाँ देखो ध्यान से, नंबर ऑफ वेव्स जो है ना, क्या हो गई, चेंज हो गई, राइट। अच्छा, तो इस केस में आपका मॉड्यूलेशन कैसा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। थर्ड वाला मतलब लास्ट वाला अगर आप देखोगे, ई वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका फेज डिफरेंस है ना, यानी आपने फेज को क्या कर दिया, मॉड्यूलेट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आपका फेज मॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ये तीनों जो टाइप थे आपके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, है ना, इन तीनों में से है ना जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है ये बहुत ही सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, और इसका जो रेंज होता है काफ़ी लार्ज होता है और बहुत ही चीपर भी होता है, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट, बहुत ही सस्ता होता है। सिमिलरली अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो ये जो होता है ये बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसीलिए ये डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। अच्छा, लास्ट वाला जो है आपका फेज मॉड्यूलेशन, ये क्या होता है, is easier than FM यानी frequency modulation and used in determining the velocity of a moving target, ठीक है। तो इस तरीके से था ये पूरा चैप्टर आपको, है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।